अलीगढ़ शराब कांड के बाद जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ एक और उत्तर प्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग ने कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की थी और नकली शराब भी जब्त की। लेकिन प्रदेश में अभी भी जहरीली और नकली शराब का कारोबार फल फूल रहा है। ताजा मामला आगरा जिले का है, जहां नकली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा मामला डौकी थाना क्षेत्र के कौलारा कला गांव और ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी गांव का है। इन दोनों गांव में नकली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है। वहीं जहरीली शराब की वजह से हुई मौतों का जिम्मेदार प्रशासन को माना जा रहा है। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग इस मुद्दे को दबाने के प्रयास में जुटा हुआ है। प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन मौतों की वजह दूसरा कारण बताकर मामले की लीपापोती कर रहा है। वहीं आबकारी अधिकारी नीरेश पलिया इस मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि पुलिस प्रशासन मामले को दबाने के लिए रात के समय में ही जबरन अंतिम संस्कार करवा रहा है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब से मरने वाले रामवीर नाम के युवक का पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस ने रात के 2 बजे जबरन घर वालों पर दबाव बनाकर अंतिम संस्कार करवाया। उनका कहना है कि शवदाह स्थल पर अभी रामवीर का जला शव मौजूद है। साथ ही उन्होंने थाना डौकी पुलिस पर जबरन धमकाने का भी आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने ही अंतिम संस्कार के लिए सामान की व्यवस्था की थी। बता दें कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में रात के समय ज्यादातर जगहों पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और जबरन तो बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पुलिस पर सनातनी रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अस्पताल से बॉडी को लाकर जबरन अंतिम संस्कार करवाया है। फिलहाल अब कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस या तो इस मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है या फिर दोषियों को बचाने की जुगत में है। सूचना मिली है कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 2 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है और एक व्यक्ति की जो संदिग्ध परिस्थितियों में तो उनके पोस्टमार्टम के लिए भी जा चुका है। तो एक व्यक्ति बीमार है, वो अस्पताल में, मैं भी वहाँ से गया भी था अस्पताल भी, रामवीर जो अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर साहब से ही बात हुई। डॉक्टर साहब का स्पष्ट है कि इनको इन्फेक्शन कुछ हुआ है और 7-8 दिन से बुखार भी है। कुछ इन्होंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है, हैजा वगैरह भी हो सकता है। इस तरह से तो अभी संदिग्ध ही मामला है। कोई अभी नहीं, जैसा कि चर्चा है कि जहरीली शराब से, लेकिन इस तरह कोई अभी साक्ष्य से मिल नहीं रहे हैं और नहीं डॉक्टर साहब के इससे प्रश्नता भी करना कि इसके कारण अगर मौत होता तो अब तक मौत हो चुकी होती, इतनी देर तक नहीं दिखते। तो परिवारीजनों तो जो आरोप लगा रहे हैं कि गांव में दारू बिकती है और दारू से ही ये मौत हुई। नहीं, अगर ऐसी मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर कहीं होती है और वो बताया जाए कि किस स्थान से, अगर कहीं से बाहरी से लाते हैं तो, अगर ठेके से लाते हैं तो ठेके के उसको सील किया जाएगा और अगर उसका है तो उसका सैंपल मिलेगा तो उसकी हम लोग जाँच भी कराएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमल लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी और अमल जी, आप दोनों का। आपसे शुरुआत करते हैं। अमल जी, जिस तरीके से यहाँ पर 2 चीजें आई हैं, एक तो ये कि पुलिस लीपापोती करके इस मामले को दबाने में लगी हुई है कि जितनी भी संख्या है उसको कम किया जा सके जहरीली शराब की वजह से मरने वालों की। दूसरी ये कि जबरदस्ती रात में ही अंतिम संस्कार करवा दिया। और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामलों पर लीपापोती की खबरें सामने आती रही हैं, यूपी प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। यदि कर हम 1 महीने पहले की बात करें तो अलीगढ़ के अंदर जहरीली शराब ने जिस तरीके से कहर मचाया था, 106 से ज़्यादा लोगों की उसमें मौत हो गई थी और मुख्य आरोपी को पकड़ने में ही करीबन 1 महीने का समय लग गया था। तो तभी से आप ये समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था और यदि अगर हमारी ये प्रणाली देखी जाए तो कितनी स्लो तरीके से काम करती है। इस बीच एक्साइज इंस्पेक्टर जो है नीलेश पिलिया, उनके ऊपर भी लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि जितने भी लोगों की डेथ यहाँ पर रिपोर्ट की गई है वो कि सबके सब जहरीली शराब के सेवन की वजह से की गई है। और यहाँ तक कि यदि अगर हम आगरा के डीएम की बात करें तो यदि अगर हम 1 महीने पहले की बात करी जाए तो जब कोरोना अपने पीक पर था, कोरोना की दूसरी लहर अपनी पीक पर थी, तब एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया था जब ऑक्सीजन की ओवरडोसेज के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी एक निजी अस्पताल के अंदर। और तब आगरा के प्रशासन ने उस अस्पताल को जो है वो क्लीन चिट दे दी थी।
तो यकीनन आप तभी से देख सकते हैं ये जो एक नेक्सस जो है वो चलते आ रहा है, जहरीली शराब का हो या फिर प्रशासन की लापरवाही या उदासीनता का जो नेक्सस है वो चलते आ रहा है, और इसी के ठीक है। ऊपर एक तरीके से लगाम लगाना और नकेल कसने का अभियान जो है वो चलते रहना जरूरी है। जी अमल, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप जी आपके पास आते हैं। अलीगढ़ कांड याद होगा, शायद हमारी आपकी इस बारे पर चर्चा भी हुई थी। 109 लोगों की मौत ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई थी सर उसमें, और आप उसमें आपकी पार्टी के बीडीसी मेंबर भी एक जो थे, वो भी ऋषि शर्मा, नाम याद होगा आपको। वो यादों से जाता नहीं है वो मंजर, जो वीडियो वहाँ पर देखी थी वो आज भी जो है वो परेशान करती हैं। अब आगरा आ गया, इससे पहले महोबा हुआ था, उससे पहले प्रतापगढ़ हुआ था, उससे पहले बदायूं हुआ था। सर नाम गिनाने बैठेंगे पूरी डिबेट इसी में निकल जाएगी। इस नेक्सस पर काम क्यों नहीं होता? जब अपराधी और माफिया आकर गले में तख्ती लटका के इस योगी राज में थानों में आकर शरण मांगते हैं, तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही? क्यों ना कहा जाए कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है? क्यों ना कहा जाए कि एक और ऋषि शर्मा आगरा में भी है? देखिए, सत्ता के संरक्षण की अगर बात करते हैं तो ये सरासर में गलत है। ये इल्जाम लगाना मैं कहूँगा कि उचित नहीं रहेगा। सरकार ने जिस तरीके से इस सब पे लामबंदी करते हुए और इतनी सख्ती से जो कदम लिया गया है, देखिए कहीं ना कहीं जो ठग है, अब मैं क्या बोलूँ, शब्द में बोलना नहीं चाहता। अगर मैं लाइव डिबेट में ना बैठा तो बहुत मेरे पास शब्द अलग था बोलने का, अपना काम कर जाते हैं। देखिए, राजनीतिक शरण अगर संरक्षण की बात करते हैं, योगी सरकार के अंदर संरक्षण नहीं है इन चीजों का माफियाओं के लिए, चाहे वो नशे का कोई पदार्थ बेचने वाला हो, चाहे कहीं भी हो। इसीलिए बता दो, यहाँ तो हमने जो ऑनलाइन टेंडर में उन माफिया को नहीं छोड़ा, हमने तो उन्हें नहीं छोड़ा जो कब्जा करके जमीनों में बैठे हुए थे। ये तो चीज ही क्या है, शराब माफिया। अलीगढ़ भी हुआ जो कांड हमने देखा, आपने उन माफियाओं को कैसे ढूंढा गया, कैसे उनको नस्तो नाबूद कर दिया गया, कैसे उनको बर्बाद कर दिया गया, घर तक बिके उनके। आपने जुल्म की सजा भी देखी, क्या मिली वो देखा, बुलडोजर चलते हुए भी देखे प्रदीप जी, बुलडोजर चलते हुए भी देखे, बाकी चीजें भी देखी। लेकिन फिर भी जब आपकी सरकार सत्ता में आई, इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि आबकारी जो आपका ये अधिनियम था, इसमें बदलाव करके इसमें मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद बने हुए हैं? साथ ही एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है प्रदीप जी कि आपकी पुलिस पर तो आपका ही कंट्रोल माना जाएगा ना, आपकी पुलिस ने एक बार फिर से हाथरस को दोहराया, जबरदस्ती रात में ही अंतिम संस्कार करवाया। नहीं, ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा घर परिवार उनके ले गए थे, 3 एक जगह से और 2 एक जगह से बाकायदा उठा के लेके आए पोस्टमार्टम के लिए। क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अगर पुलिस की कार्यशैली पर अगर आप आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी। हाँ प्रदीप जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आप जो पुलिस पे इल्जाम लगाते थे, मैं ये नहीं कह सकता कार्यशैली पुलिस की सही पूरी रही होगी, मैं इसे नहीं कहूंगा, ना मैं पक्ष लेना चाहता। मगर आप कार्यशैली अगर पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस की कार्यशैली में देखिए कि आधी रात को जाके जब वो अंतिम संस्कारों से बाकायदा बॉडी को लेके आए और पोस्टमार्टम के लिए भेजा भी। आप कार्यशैली पुलिस की, ठीक है, पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं बिल्कुल निराधार है या गलत है, ठीक है, मगर उन चीज को भी देखना पड़ेगा कि कहीं पुलिस ने कार्यशैली में क्या काम है। हर आदमी ऐसा नहीं होता, व्यवस्था भी एक अपनी चीज होती है और हमने कानून में प्रदीप जी वहाँ के परिजन और ये आगे कह रहे बाकी भी काम किए करेगा। प्रदीप जी बाइट चला के दिखाई हमने, परिजन वहाँ के ये कह रहे हैं कि रात के 2 बजे जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया, और ये कहा कि हाँ इतनी जरूर पुलिस वालों की कृपा रही कि उस अंतिम संस्कार के लिए जो सामग्री आई उसके पैसे उन्होंने नहीं लिए परिजनों से। ये इतनी मेहरबानी जरूर आपकी पुलिस ने की है। देखिए, आप परिजन की बात मैं समझता हूँ आप कर रहे हैं, और मैं अधिकारियों की बात बता रहा हूँ कि परिजन, क्योंकि 2 बॉडियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था जिन्हें पूर्ण रूप से लाया नहीं जा सका, बाकी सबको पोस्टमार्टम के लिए उठा ली गई और भेज भी दी गई है, मौसूरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। ये भी हम आपके सामने है, ऐसा कुछ छुपावा नहीं है। आप पुलिस की कार्यशैली की बात बिल्कुल करते हैं, मगर क्या है कि उन चीजों को तथ्य होना चाहिए, और अगर पुलिस वालों ने अगर गलती करी है तो वो नपेंगे भी, ऐसा नहीं है। मैं इसकी भी आपको बैठ के आश्वासन देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि वो नपेंगे बिल्कुल, चाहे वो ऊंचा अधिकारी हो, चाहे वो निचला सिपाही हो, कोई हो, वो बच्चे का नहीं और गलती करिए। क्यों? क्योंकि न्याय सबको मिलना चाहिए। जिसने शराब बेची उसको भी दंड मिलेगा और बाखूबी मिलेगा, और जो इसमें हादसे में जिन शिकार हुए उनको न्याय मिलना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक है और हम हर चीजों को देखते हैं। जो मरा है वो भी उत्तर प्रदेश का नागरिक है, जिसने गलती करी वो भी उत्तर प्रदेश का नागरिक है, और वो नागरिक इसको कानून को झेलेगा और बहुत अच्छी तरीके से झेलेगा। चाहे आबकारी अधिकारी क्यों ना हो, वहाँ क्षेत्र का एसडीएम क्यों ना हो, चाहे कोई हो, वो नपेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जब समाज को और जनता को भी, जिसकी गलती है वो छूटेगा नहीं, नपेगा और 101% नपेगा।
और आप भी हम सब देखेंगे चीज के बारे में। किसी अधिकारी हो चाहे वो मुजरिम हो, वो हम आपके सामने सब चीजें पारदर्शिता से होगा। मैं इसका आपको आश्वासन देकर देता हूँ। प्रदीप जी, एक पैरेलल, एक समानांतर एक और एजेंसी बनाई गई है LIU। वो रिपोर्ट करती है नीचे से, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट से, कि क्या कुछ हालात चल रहे हैं। मैंने खुद अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत में रिपोर्ट किया है, वहाँ से रिपोर्टिंग की, किस तरीके से कच्ची शराब का जो है वो नेक्सस चलता है, कैसे घरों में भट्टियाँ दहकाई जाती हैं, और कैसे जो है जब पुलिस का छापा पड़ने वाला होता है तो उनको पहले से ही जानकारी मिल जाती है। इससे पहले भी प्रदीप जी, ये जो अभी बिकरू वाला कांड काफ़ी फेमस रहा, सुर्खियों में रहा, उसमें अभी उसकी रिपोर्ट आई है। कितने आपके ही पुलिस के विभाग के कर्मचारी जो हैं वो उसमें दोषी पाए गए। इससे पहले कानपुर में आपने देखा किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, एक आपका मामला जिसमें एक अपहरण हुआ था और पुलिस वालों ने ही फिरौती के रूप में पुलिस से पैसे फेंकवा दिए थे। तो चीज़ें तो लूप होल्स तो हैं प्रदीप जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास इतने सारे जिलों के नाम है, क्षेत्रों के नाम है जहां पुलिस ने खुद रेड डाली और कहा था कि आमने सामने गोली भी चली, सिपाही भी शहीद हुए और लगी भी गोलियां, हमने वो भी देखा है प्रदेश के अंदर। तो जो सरकार बनी है, हम लोगों ने पूर्ण रूप से इस पे पूरा अनुबंध और पूरी तरीके से बंद करने का प्रयास रखा और खत्म भी करे हैं। अगर हम बागपत चले जाए, बड़ौद चले जाए, हमने गंगा किनारे बहुत सारी भट्टियां तोड़ी हैं, हम पे गोली तो चली है पुलिस के ऊपर, हमने वो भी देखा है। सुल्तानपुर में देखा, बिजनौर में भी देखा, मेरठ देहात में भी देखा, हमने तो बहुत जगह देखा है। हमने तो कितने नाम बता दो, प्रतापगढ़ में देखा, इटावा मैनपुरी में देखा है, कन्नौज में देखा है, मथुरा में देखा है, आगरा में देखा है। ये गोली चली है, प्रशासन पे आमने सामने फायरिंग चली है और भट्टियां खत्म, बड़े बड़े माफिया खत्म कर दिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए कहीं ये ठग जो है ये अपना काम कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी बीच हमारे साथ संजीव त्रिवेदी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि सब कुछ पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने कई शराब माफिया जमींदोज कर दिए। देखिए, इनको इसके अलावा इनके पास कुछ और है नहीं कहने के लिए, और इससे ज्यादा बेशर्म बयान कुछ और हो नहीं सकता। अभी 2 महीने पहले ही आपको मालूम है, मई की घटना है, अलीगढ़ में 108 लोगों की मौत हुई। हाँ, वो सवाल पूछ चुका हूं मैं, बता रहे थे कि कैसे बुलडोजर चला, उस पर देखा होगा सब लोगों ने। बुलडोजर तो बाद में चला ना, ये हत्या कैसे हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें कैसे इन्वॉल्व थे, इसका जवाब कौन देगा? बुलडोजर चला देने से क्या वो 108 लोगों की जान वापस आ जाएगी क्या? संजीव जी, आप लेट जुड़ पाए, ये भी मैंने पूछा था कि ऋषि शर्मा जी जो बीजेपी के आपके वहां पर BDC थे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के कैंडिडेट, ठीक है, तो ऐसा ही आगरा में तो कोई नहीं है। अब ये निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट निकलेगा आखिरी में जाके, और ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना किसी भी तरीके की कोई आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। ठीक है, आप अलीगढ़ की घटना भी, अभी अलीगढ़ की रात ठंडी नहीं हुई और आगरा में आज ये स्थिति हो रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बताइए? ठीक है संजीव, क्या इनको उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कोई प्यार नहीं है क्या? किसी तरीके का इनका कोई मुरब्बत नहीं है क्या? कि रोज घटनाएं हो रही हैं, कभी कानपुर में, कभी अलीगढ़ में, कभी श्रावस्ती में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? और आप कह रहे हो मैंने बुलडोजर चला देना कोई उपाय नहीं है। उपाय इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, अपने आप को सुकून पाए, ये उपाय है। उपाय ये कभी नहीं हो सकता कि नहीं साहब हमने वो 108 मर गए, कोई बात नहीं, अब हमने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चला देना उपाय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो संजीव जी, आप कोई 3 पॉइंट बता सकते हैं कि आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो क्या 3 काम करेगी जिससे ये समस्या आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, देखिए आप मेरी बात समझिए। सबसे पहले इसके लिए आपका जो मन हो, जो शासन की व्यवस्था हो, वो मजबूत होनी चाहिए। उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है कि हमको जहरीली शराब नहीं बिकने देना है तो नहीं बिकेगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तो फिर जहरीली शराब बिकती रहेगी। और समाजवादी पार्टी, आप एक बार नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर जहरीले शराब तो आप छोड़ दीजिए, किसी भी तरीके का कोई मिलावट का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाहे वो 2017 शराब का से काम हो और चाहे किसी भी तरीके का खाने पीने का काम हो, मिलावट का काम समाजवादी पार्टी की सत्ता में नहीं हो पाएगा। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, बहुत बढ़िया। 2017 से ये सारे काम होने लगे हैं। प्रदीप भटनागर जी, 2017 से के बाद से जो है ये एकदम से क्राइम का ग्राफ बढ़ गया और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, साफ तौर पर उनका यही कहना है।
आप जरा एक बार इनसे 17 का पीछे का डाटा उठा के देख लें, पता लग जाएगा क्या क्या हुआ। आप बता दो तो ये जो कन्नौज और इटावा क्षेत्र है, इनके विधायक वहाँ पे बच्चे चलाते थे। आप अलीगढ़ के जवाब सपा विधायक, जो सपा के विधायक हैं, इटावा के अंदर खुद बच्चे चलाते थे। वहाँ के चेयरमैन और खुद का नाम है FIR में। 1947 बता दो इनके विधायक का, इटावा विधायक का, कन्नौज विधायक का, चेयरमैन का नाम है बाकायदा विधायक में। बच्ची चलाने में शराब की। और कितने लोग इटावा में मर गए? 34 लोग मरे थे इटावा में, 34 लोग मरे थे। और विधायक के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ FIR हुई थी। अगर उठा के डाटा देख लेंगे ना अपने समाजवादी पार्टी जो आज बैठ के इतना जो बड़ा रहे हैं, बता रहे हैं, 2017 से पहले का डेटा ये उठा के देख लेंगे तो आपके अलीगढ़ के जो 109 लोग जिनकी जान चली गई उनको न्याय मिल जाएगा, या फिर ये आगरा के भी 8 लोग हैं इनको न्याय मिल जाएगा? देखिए, अगर न्याय की बात सर, स्थितियां तो वही है, हम आंकड़ों पर उलझे रहते हैं प्रदीप जी। कभी सार्थक थोड़ी सी बात कर लें। हम यही बताते रहते हैं, बसपा सरकार में ये हुआ, कांग्रेस सरकार में ये हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार में ये हुआ, लेकिन जिस समय हमारे पास कंट्रोल है हम क्या कर पा रहे हैं? एक आपकी पार्टी ने चलिए अच्छा कदम किया कि उसमें मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई उसके ऊपर क्राइम का जो ग्राफ है ना वो कम नहीं हो रहा। प्रदीप जी, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जो सरकारें करके चली गई, वो सरकारें अगर मजबूत स्थिति बनाते हुए चलती तो आज नौबत ही नहीं आती। आप बिल्कुल उंगली उठाइए, जो सरकार बैठी है अच्छी बात है, मगर आप ग्राफ क्या बना के गए पीछे से, और कितनी मजबूती से बना के गए, और उस आने वाली जो दूसरी सरकार ने आपको उस ग्राफ पे, पैराग्राफ पे क्या काम किया, क्या नहीं करा, जीरो रही, इसका जवाब भी देना चाहिए जो चले गए शासन करके। अगर शासन जो करके गए, अगर वो मजबूत परिस्थितियां और स्थिति बना के जाते तो आज यहाँ तक और मजबूती स्थिति में हो जाती। क्या करें, ये खग हैं, ये कर जाए काम। और जो आप बीजेपी के नेता की बात कर रहे थे ना अलीगढ़ की, वो अलीगढ़ में जो बीजेपी का नेता चाहे कोई हो, वो जेल जाएगा, और वो भी जेल गया है। चाहे कोई भी माफिया तो माफिया है, वो किस पार्टी जुड़ा है, समाजवादी पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी कितनी बौखलाई भी है, क्योंकि जिनके भू माफिया थे, जिनसे जमीनें करोड़ अरबों रुपए की छुड़ाई गई है, करीब 800-900 करोड़ की छुड़ाई गई है, जो गुंडे मारे जा रहे हैं, बहुत दुख है इन्हें समाजवादी पार्टी को, उसके बारे में नहीं बताएंगे। ये तो बहुत कंट्रोल है फिर पहले से। आज आप आधी रात को अपने गाँव जा सकते हैं, गुंडे बदमाशों इतना कंट्रोल कर रखा है। और मैं गुंडे मारे जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट करके एनकाउंटर कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर है वो। देखिए, इनकी सोच यही है धर्म विशेष की। अगर धर्म विशेष ज्यादा ही अगर क्राइम करने में आगे है तो कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल पैर पे गोली लगनी चाहिए, अच्छी बात है। जिंदगी में क्राइम ही नहीं कर पाएगा अगर धर्म विशेष की बात करते हैं। और अगर इंसान की बात करते हैं, गुंडे की बात करते हैं, जात की, अगर उसकी तो जात को देख के बात करते हैं, उससे कहूँगा गुंडे को जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, क्राइम खत्म करना है तो क्राइम को, क्रिमिनल को साफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, और घर से साफ करना पड़ेगा क्रिमिनल को। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। शांति से रह पाएंगे। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। संजीव त्रिवेदी जी, जी हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, ये जो धर्म विशेष की बात कर रहे थे, मैं धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जाति विशेष पर भी आरोप है, जाति विशेष को भी मारा जा रहा है। ब्राह्मण आज की देश उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, ये धर्म विशेष, और ये किसी गर्व से कह रहे हैं कि अगर जात धर्म विशेष की बात हो रही है तो ठीक है। ब्राह्मण क्यों सुरक्षित है, ब्राह्मण का इनकाउंटर क्यों हो रहा है, आप ये बताएं। और क्या उत्तर प्रदेश इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां किसी जाति को लेकर आप उसको गोली मरवाएंगे? क्या इस स्थिति में पहुंच चुका है क्या? आज उत्तर प्रदेश में ना कोई जात सुरक्षित है, ना कोई धर्म सुरक्षित है। लगातार पिछले 5 सालों में बताइए ब्राह्मणों की कितनी हत्याएं हुई हैं। लगातार ब्राह्मणों को इनकाउंटर किया जा रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लगातार मुस्लिम समाज के ऊपर आरोप हो रहा है, लगातार आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार आप ऐसे किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में चलाना चाह रहे हैं, ये बता दें बस। कि ना ब्राह्मण सुरक्षित है, ना मुस्लिम सुरक्षित है, ना बैकवर्ड सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, और आप गर्व से कह रहे हैं कि नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक हो रहा है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, कम से कम स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर अपराध को अपराध स्वीकार करना सीखना चाहिए इनको। ठीक है, हाँ, आपके पास लौटूंगा संजीव जी, नहीं होना चाहिए। आपके साथ आपके पास लौटूंगा, कुछ अपना अनुभव भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप भटनागर जी का जवाब हो जाए। देखिए, मेरे नजर में अपराधी अपराधी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी जात से आता ठाकुर हो, कोई भी हो। ये जो समाजवादी पार्टी के लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ पे, आज जाति और धर्म की बात, मुझे जरा कुछ स्टेटमेंट कुछ बता दीजिए, कुछ लिस्ट आपके पास बनी हुई हो कि कहाँ ब्राह्मण मार दिया और कहाँ मुस्लिम मार दिया। क्या आप लोग करना करते हुए गुंडे बदमाशों की जाति विशेष में, धर्म विशेष में? हम लोग नहीं करते ना, हम देखते। हमें तो ये पता है कि सामने वाला अपराधी है, चाहे वो स्वयं समाजवादी पार्टी का मुखिया भी क्यों ना हो, अपराधी तो अपराधी है। चाहे मैं भी क्यों ना हूँ स्वयं,
चाहे हमारा कोई प्रमुख भी क्यों ना, अपराधी तो अपराधी है, अपराधी का कोई नाम और जात नहीं होती है। तो समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा अपना रूप अपना प्रारूप आदरणीय द्विवेदी जी सुनिए, आपने बहुत आसानी से ब्राह्मणों को टारगेट करा। जवाब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो वो शांति। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कमल जी, मैं आपको बताऊं, देखिए ये इनका ये चरित्र है कि ये ब्राह्मणों को आगे लाके किस तरह वोट बैंक का काम करने के लिए हर डिबेट में बोलते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार है। बता दो कहाँ ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, या किसने उत्तर प्रदेश, अगर अत्याचार किस पे क्या हो रहा है, आप लोगों ने कितना, मैं बोलना नहीं चाहता जाति विशेष के विषय में, आप लोगों ने क्या करा उत्तर प्रदेश में कि हम आपके सामने देखा है। जो लोग ब्रिटिश से पढ़ के आ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो नए उत्तर प्रदेश का सपना दिखा के उनको सत्ता सौंपी गई, तो नया उत्तर प्रदेश कहाँ है? वो क्राइम रेट कहाँ है उत्तर प्रदेश का जो बनाया गया था, जो आज इनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि कुछ समय घर बैठा दिया लोगों ने, कि घर जाने से पहले टोपी भी ले जानी पड़ी। मगर कहीं चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप किसी भी अपराधी को धर्म से, जात से ना जोड़िए, मेरा निवेदन है। प्रदेश में बहुत सारी जातियां, बहुत धर्म है, उस चीज को हमें समन्वय बनाने के लिए हमें ये बातें शोभा नहीं देती थी, टीवी बैठी कर देगी। मैं तो ये निवेदन करूंगा, आदरणीय द्विवेदी जी बैठे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जाति विशेष को टारगेट करके ना बोलें। अपराधी अपराधी आपने क्यों ना नहीं, आप वोट बैंक के लिए आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। अरे बेचारा ब्राह्मण किससे लड़ाई लड़ेगा? आपने कितना आप बोलिए, आप बेचारा ब्राह्मण किससे लड़ेगा? बताओ, गरीब ब्राह्मण किससे लड़ेगा? समाजवादी पार्टी को आपने आसानी से ब्राह्मण 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 समाजवादी पार्टी का नेता बोलता है, जाति विशेष को लेकर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता, समाज पार्टी, लेकिन मेरी बहुत ब्राह्मण कार्यक्रम कर दिया, ये जाति विशेष को टारगेट करके कम से कम उस पर गोली भी न चलाई जाए। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, मुझे लगता है कि आप शायद उसी ओर इशारा कर रहे हैं जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, कानपुर का विक्रू कांड। उसी के बाद ये पूरा एक हल्ला मचा कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आप त्रिवेदी हैं, आप ब्राह्मण हैं, व्यक्तिगत रूप से बात करूं, पांडे हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, जातिवाद की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जिस जनपद से का निवासी हूं और मेरे आसपास के जनपद में ऐसा कोई केस आया नहीं, जहां पर मैंने रिपोर्टिंग की है वहां पर ऐसा कोई केस दिखा नहीं। और अगर विकास द्विवेदी को ब्राह्मणों का सिरमौर बना के देखा जाए तो आपत्ति करता हूं, पत्रकार होने के नाते भी आपत्ति करता हूं, ब्राह्मण होने के नाते भी, क्योंकि अगर ब्राह्मण था तो ब्राह्मण देवेंद्र मिश्रा भी था। मैंने विकास दुबे का नाम लिया अभी, नहीं, ये हल्ला तो उसी दिन से शुरू हुआ। और आप अगर ये अपने बैठ के खुद मन में सोच लेंगे कि मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ, तो ये भी अपने आप में दुर्भाग्य होगा। ये हल्ला तो उसी दिन से शुरू हुआ। मुझे नहीं सर, राजनीति में इतना कुछ साफ नहीं होता, ठीक है, शुगर कोटिंग करके चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। मैं भी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, मैं भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, पॉलिटिकल बीट है मेरी, जमीनी स्तर से उठकर आया हूँ, जानकारी है सर कि किस तरीके से शिगुफा बढ़ाया जाता है, कैसे ब्रांडिंग की जाती है, कैसे इमेज मेकिंग की जाती है। आप ये बताइए, अच्छा आप एक दिन ऐसा करिए ना, ब्राह्मण को लेके ही आप एक डिबेट रख लीजिए, जिस दिन रखेंगे उस दिन बुलाएंगे आपको, आप लोग, निश्चित रूप में, और हमने की भी है। जब आपने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत की थी, संजीव त्रिवेदी जी, डिबेट कर लीजिए, संजीव त्रिवेदी जी सुन लीजिए, एक बार ये द्विवेदी जी बोले थे मेरे को, ठीक है संजीव त्रिवेदी जी सुन लीजिए, ब्राह्मणों के विषय क्या बात कर रहे हैं। जिस दिन आपकी पार्टी ने बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की थी, हमने प्रोग्राम रखा था और आगे भी रखेंगे, आपको बुलाएंगे अगर आपकी पार्टी ने इजाजत दी तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब बुलाएंगे मैं निश्चित रूप से। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, लास्ट कमेंट आपका। जी, इन्होंने पहले भी एक मुझे 300 की संख्या बताई थी, इन्होंने ब्राह्मण की पहले भी बैठे आदरणीय द्विवेदी जी बोलता, तब कह रहे थे कि 300 ब्राह्मणों को जो पीड़ित हैं, जिन पे हमला हुआ है, क्या हत्या कर दी गई। मैंने उनसे पूछा था कुछ 2-4 नाम तो बताइए आप। ये घूम फिर के ये द्विवेदी जी भी और आपके एंकर थी, वो भी विकास दुबे पे चली गई। चलिए ठीक है। अरे भाई हाँ, मगर आप विकास दुबे को दुबे से ना जोड़िए, उसके चरित्र। आगरा के लोगों को कब तक न्याय मिल जाएगा? ये जो 8 मौतें हुई हैं, जी बिल्कुल मिलेगा, 24 घंटे में आपके सामने सारा डिसीजन होगा, हर चीज का निर्णय जो भी है। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, फाइनल कमेंट आपका 10 सेकेंड में बता रहे हैं, 24 घंटे के अंदर उनको न्याय मिल जाएगा, आपको उम्मीद है? अगर देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं है, मैं इससे सिर्फ एक प्रार्थना करूंगा कि उनको न्याय मिले और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रण लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसी नोट पर इस डिबेट का अंत करते हैं। बहुत शुक्रिया संजीव त्रिवेदी और प्रदीप भटनागर जी, आप दोनों का एनबी न्यूज पर बात रखने के लिए।